नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन मीडिया और मैं हूं आपके साथ अलका। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमुद गंगवार जी, जिनसे हम कुछ सवालों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। गांधी जयंती पर आपने जतीपुर में एक बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें किसानों की समस्या पर चर्चा हुई। उसी समय से आपकी काफी सक्रियता देखी जा रही है। गांधी जयंती पर आप किसानों की सिर्फ बात कर रहे हैं, ना कोई होर्डिंग है, ना कोई बैनर है, ना कोई फूल माला है। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए अलका जी, गांधी इस देश के ही नहीं पूरी दुनिया के बड़े नेता थे और उनको इस देश में भले आज चंद लोग कुछ भी कहें, लेकिन पूरी दुनिया में उनका सम्मान है और वो इस देश के आइडियल हैं। मुझे लगा कि लोग धीरे धीरे गांधी जी को भुलाने का या गांधी जी की छवि को डेंट करने का काम इस देश में बहुत तेजी से किया जा रहा है, एक वर्ग विशेष के द्वारा। तो मैंने डिसाइड किया कि गांधी जी की जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम करना है। गांधी जी की जयंती पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। जैसा कि आपने बताया कि कोई होल्डिंग नहीं था, कोई मंच नहीं था, कोई माला नहीं थी। तो गांधी जी के भाव को आप समझिए। गांधी जी बहुत ही सरल और इन चीज़ों से दूर हटके मुद्दे की बात करने वाले व्यक्ति थे। दूसरी बात आपने कही कि बात सिर्फ किसानों की हुई, तो सच्चाई ये है कि इस देश में 80% से ज़्यादा आबादी खेती पर निर्भर है और उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो बात अगर आप ग्रामीण भारत को और भारत को विकसित करना चाहते हो, एक सही रास्ते पे लेके आना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले गांव में रहने वाले लोगों की बात करनी पड़ेगी और वो लोग ज़्यादातर खेती ही करते हैं। इसलिए खेती पे ही आपको बात करनी पड़ेगी। जब तक किसान संपन्न नहीं होगा तब तक देश संपन्न नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विचार है। जब चुनाव करीब होता है तब नेता जनता के आगे हाथ जोड़ता है, लेकिन जीत के बाद जनता नेता के आगे हाथ जोड़ती है। वहीं कुछ खास लोग नेता के पास रह जाते हैं और असली जनता पीछे छूट जाती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि 140 करोड़ इस देश की जो जनता है, सही मायने में वही इस देश की मालिक है। लेकिन पता नहीं क्यों ये गलतफहमी हो जाती है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि, चुनी हुई सरकार खुद को मालिक समझ बैठते हैं और विडंबना यह है कि जनता भी उन्हें मालिक समझने लगती है। सच्चाई ये है कि मालिक जनता ही है, कोई जनप्रतिनिधि मालिक नहीं होता है, कोई सरकार मालिक नहीं होती है, जनता ही मालिक होती है। लेकिन कुछ चाटुकार टाइप के लोग इस समाज में घुस गए हैं जो असली मतलब राजनीति का, राजनेताओं का निकलने नहीं दे पा रहे हैं। मैं तो सर्व समाज से अपील करता हूं कि कभी भी अपने मुद्दों की बात करो, अपने हक की बात करो, अपने हित की बात करो। राजनीति में कोई भी व्यक्ति अगर आप मुद्दों पे डटे रहोगे तो आपसे दूरी नहीं बना पाएगा। आप उनके बुने हुए जाल में फंस जाओगे तो दूरी भी बन जाएगी और वो अपना स्वार्थ भी सिद्ध कर लेंगे और आपको फिर से निकाल के बाहर फेंक देंगे, जैसा कि लगातार होता आ रहा है। प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है। गंगा एक्सप्रेस जैसे बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, विकास जमीन पर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश माफिया व भ्रष्टाचार मुक्त बनने की ओर है। ऐसे में कांग्रेस की वापसी कैसे संभव है? देखिए, जुमलों पे मामला चल रहा है, दिखावा कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। आपने अगर विकास की बात कही तो उत्तर प्रदेश में पर व्यक्ति आय क्या है? उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि प्रति व्यक्ति मजदूरी दर क्या है? 418 या 428 रुपए के आसपास प्रति व्यक्ति मजदूरी दर है। आप मनरेगा, जिसका नाम अभी आपने जी राम जी करके कर दिया है, उसमें आप 250 रुपए नहीं दे पा रहे हो व्यक्ति को।
तो अगर आप डेवलप कर रहे हो, डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि चंद लोगों का विकास हो जाए। डेवलपमेंट का मतलब है कि लोगों का विकास हो, जो आखिरी पायदान पे व्यक्ति है उसका विकास हो। अगर आपके पास पैसा है तो आप न्यूनतम मजदूरी दर लागू करिए। न्यूनतम मजदूरी दर लागू करते ही कम से कम मजदूर को 428 रुपए प्रति दिन की मजदूरी मिलने लगेगी। उससे ये पता चलेगा कि भाई आपके पास पैसा है। और ये एक्सप्रेस वे ये एक दिखावा है कि कहां कहां से, और मुझे तो ये लग रहा है कि एक लूट का साधन बनाया गया है। अभी आप एक्सप्रेस वे के टोल की लिस्ट देख लेना, बाइकर्स को, ट्रैक्टर ट्रालियों को भी नहीं छोड़ा है उसमें, उनसे भी उनको पैसा चाहिए है। तो ये एक देश में बड़ा स्कैम चल रहा है। जब सरकार चेंज होगी तो पता चलेगा, ये बड़ा स्कैम चल रहा है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने 70 साल, जो ये कह रहे थे कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के देखेंगे, जो भी, चाहे वो हॉस्पिटल्स का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो डैम्स का हो, चाहे कोई भी मतलब जो है इसरो हो, सारा कुछ कांग्रेस का बनाया हुआ है। सब कुछ कांग्रेस ने दिया, और ये जो कांग्रेस का दिया हुआ है उसी को बेचने में लगे हुए हैं। इसके अलावा इनका कोई ना विजन है, ना इनका कोई मिशन है। योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिनको आप योगी कह रहे हैं, वास्तव में मैं उन्हें योगी नहीं मानता, और ना ही कोई जीरो टॉलरेंस की सरकार है। कोडिन सिरप का नाम सुना है आपने? जी। कितना बड़ा स्कैम था। अगर भ्रष्टाचार पे जीरो नीति है तो क्या धनंजय सिंह पे कार्रवाई हुई? उनके किसी स्वजातीय पे कोई कार्रवाई ना होना ये जरूर दर्शाता है कि उन्होंने इस देश प्रदेश में जातिवाद का एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार, आप ब्लॉक में चले जाइए, सबसे निचले कर्मचारी पे आपको जन्म प्रमाण पत्र पे, मृत्यु प्रमाण पत्र पे आपका फ्री में नहीं बन सकता। आप लेखपाल के पास चले जाइए, आपका फ्री में काम नहीं हो सकता। और पुलिस विभाग ने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं, सारी हदें पार कर दी हैं। जो काम अब से 10 साल पहले 500 रुपए में होता था, वो 10 साल में 5000 रुपए पे पहुंच गया। 10 गुना भ्रष्टाचार बढ़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले भ्रष्टाचार नहीं था, मैं सच बोलने वाला आदमी हूं, सच को स्वीकार करने वाला आदमी हूं। पहले भी भ्रष्टाचार था, लेकिन इनके दौरान भ्रष्टाचार ने 5 से 10 गुना वृद्धि हुई है। आपने भी जाति की बात कही, तो विकास दुबे को आप कैसे देखते हैं? उनका भी सरकार के द्वारा ही इनकाउंटर करवाया गया। नहीं, विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, मैं, सही बात तो ये कि किसी भी इनकाउंटर के खिलाफ हूं। इनकाउंटर को आप कैसे देखते हैं? मैं किसी भी इनकाउंटर के खिलाफ हूं, क्योंकि पुलिस तय नहीं करेगी कि कौन अपराधी है, कौन दोषी है। वो पुलिस सजा नहीं दे सकती किसी को। हम सारे इनकाउंटर्स के खिलाफ हैं, चाहे वो विकास दुबे का हो, चाहे वो अतीक अहमद का हो, चाहे किसी भी व्यक्ति का। हत्या के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। न्यायालय बने हैं, न्यायालय में आप फास्ट ट्रैक अदालतें बनाइए, आप जल्दी से जल्दी साक्ष्य जुटवाइए और कोशिश करिए कि 3 महीने से 6 महीने में केस को फाइनल करिए, और दोषी हैं तो उनको सजा कराइए, और आपको लगता है कि बहुत ज्यादा दोषी हैं तो उनको फांसी कराइए। लेकिन अदालतों के माध्यम से अदालतें तय करेंगी कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। पुलिस के अफसर तय नहीं करेंगे कि पैर में गोली मार देंगे या जिससे दुश्मनी हो गई। ये लूट चल रही है, ब्लैकमेलिंग चल रही है, बड़े लेवल पे पुलिस इसका दुरुपयोग कर रही है, जो कि योगी आदित्यनाथ जी को इसका एहसास ही नहीं है कि उनके सरकार में, उनके संरक्षण में ये लोग कितने कितने लोगों का शोषण कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं पदों का अपने। वहीं विश्व की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है, लेकिन देश की राजनीति मंदिर और मस्जिद तक सीमित होकर रह गई। तो क्या इसके लिए दशकों तक शासन करने वाली कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए? देखिए, हम विश्व के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में तो कभी थे ही नहीं। इसको हम कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी लापरवाही मान सकते हैं, कमी मान सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम उस गति से नहीं विकास कर पाए जिस गति से हमें करना चाहिए था। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम कम से कम 2014 तक टॉप 100 में तो थे।
टॉप 10 नहीं, टॉप 100 में तो हमारी यूनिवर्सिटीज थी। हमारी रैंकिंग आईआईटीज की, एम्स की टॉप 100 में तो थी दुनिया की। आज तो हम टॉप 20 से, मतलब टॉप 200 से बाहर निकल गए। आज तो हम कहीं टिक ही नहीं रहे हैं। और हमारे किसी संस्थान पे दुनिया भरोसा ही नहीं कर पा रही है। ये इनके लिए जो विश्व गुरु के अपने ऊपर तमगा लगा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं, वो तटपुंजी पाकिस्तान ने मध्यस्थता करके इराक और ईरान के युद्ध में ये साबित कर दिया कि हम तो कहीं के नहीं हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। एक नेता वैगनार से चलने वाला आखिर कुछ ही दिनों में शीश महल जैसा आलीशान संपत्ति कैसे खड़ा कर लेता है? आपका इस पर क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये गंभीर प्रश्न है और ये वाजिब प्रश्न है, लेकिन इस पे कुछ हो नहीं रहा है। आज के नेता का कोई विजन नहीं है। आज के नेता पूरी रूप से, कंप्लीट रूप से व्यापार की तरफ उतर पड़े हैं और वो व्यापारी हो गए हैं और वो राजनीति का इस्तेमाल ही व्यापार करने के लिए कर रहे हैं। भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और व्यापार भी कर रहे हैं। इसलिए देखते देखते व्यापार राजनीति का इस्तेमाल किया और उसका पावर का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं को का दुरुपयोग करना या लोगों को प्रभाव में लेके उनसे अपना साझा करा लेना व्यापार में। और उनका मुख्य फोकस सिर्फ व्यापार है। पब्लिक पे उनका कोई भी सेंटिमेंट नहीं है, कोई उनका ध्यान नहीं है कि कैसे हम पब्लिक के बारे में कोई बात करें। ये अडानी जी को आप देख लीजिए। मोदी जी के उदय होने से पहले अडानी जी को कोई नहीं जानता था। आज वो दुनिया के व्यापारियों में उनका नाम आता है और यहां तक कि जहां जहां मोदी जी जाते हैं पीछे से अडानी जी को बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ये क्या क्रोनोलॉजी कहलाती है? ये तो कोई ना कोई तो क्रोनोलॉजी है कि जहां अडानी जी मोदी जी जा रहे हैं अडानी जी को व्यापार मिल रहा है, जहां मोदी जी जा रहे हैं अडानी जी को व्यापार मिल रहा है। और अमेरिका तो कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, इतना घृणित महसूस करते हैं हम अपने आप को। इस देश का नाम कहाँ, इंदिरा जी के समय पे 1971 के समय पे अमेरिका ने एक धमकी दी थी, उन्होंने उनकी धमकी मानना तो छोड़ो, बात करना उचित नहीं समझा और उनकी उस धमकी को खारिज किया और देश में नहीं दुनिया में भारत का दम दिखाया और पाकिस्तान जैसे देश के दो टुकड़े करके दुनिया का भूगोल बदलने का काम एक आयरन लेडी ने किया था। आज उसी से कंपेयर करते हुए हमारे देश के तथाकथित विश्व गुरु माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल वो ही जब व्यापार में लग गए हैं। आप मतलब जो है एक फंड वो आया था, मैं नाम भूल रहा हूं, मेरे दिमाग से नाम स्लिप हो रहा है, बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। कितने दिन तक उसको छिपा के रखा, फिर जब सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़ गया तब वो इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आए और उन इलेक्टोरल बॉन्डों के माध्यम से ये पता चला कि भैया जिनने ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा उसको ज्यादा व्यापार मिल गया। तो पूरा देश का जो पॉलिटिक्स है, जो ये भाजपा की पॉलिटिक्स है, वो पूरी तरह से व्यापार की तरफ पॉलिटिक्स है। वो अपने लोगों का व्यापार, करप्शन की तरफ उनका ध्यान है। देश की दुनिया जनता से उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अभी ट्रंप ने भारत को नर्क बताया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो जितनी आलोचना करूं, हम तो आलोचना कर ही रहे हैं, हमारी पार्टी तो लगातार आलोचना कर ही रही है, लेकिन आप एंकर हैं, पत्रकार हैं, आप लगातार देश की, दुनिया की, प्रदेश की खबरों पे नजर बनाए हुए हैं। क्या हमारे मोदी जी के मुंह से एक बार ट्रंप के लिए कुछ निकला? ये क्या बेबसी है? कोई तो कारण है, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? अरे आपके पास 150 करोड़ का बैकअप है, आप नहीं बोल पा रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं तो ब्लैकमेलिंग है, कहीं ना कहीं तो कोई नस दबी हुई है। इसके अलावा अडानी के भी व्यापार हैं, अडानी के एनबीडब्ल्यू वारंट जारी है ना वहां अमेरिका में। तो एक बड़ा कड़वी बात मैं कहना चाहता हूं और देश के प्रधानमंत्री को मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अंदर से रोक भी नहीं पा रहा हूं। ये
निश्चित तौर पर विशुद्ध रूप से मुझे तो अडानी जी के नौकर नजर आते हैं। इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। नेता जब विपक्ष में होता है तो उसे आसपास की हर समस्या दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही सत्ता की कुर्सी मिलती है वही समस्या उसे नजर आनी बंद हो जाती है, वही विकास के रूप में बदल जाती है, वही उसे विकास नजर आता है। देखिए, मैं अपनी जर्नी के ही बारे में आपको बता देता हूं। 2005 में मैंने केमिस्ट्री में एमएससी किया था। मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ था एमएससी में। उस समय यूनिवर्सिटी में बहुत कम सीटें रहती थी एमएससी की। 2005 में मैं जो केमिस्ट्री से एमएससी करके आया तो मैं चाहता तो मेरे पास रोजगार के बहुत सारे साधन थे, लेकिन मैंने जनसेवा का मार्ग चुना और जनसेवा का मार्ग चुन के 2007 में पूर्ण रूप से राजनीति में प्रवेश किया और तीनों पंचायत के चुनाव मेरे द्वारा जीते गए, चाहे वो ग्राम प्रधान का हो, चाहे वो जिला पंचायत का हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख का हो। मेरे द्वारा, मेरी सपोर्ट से तीनों चुनाव जीते गए। उसके बाद लगातार 3 टर्म से हमारे यहां प्रधान हैं। 5 साल ब्लॉक प्रमुख का भी कार्यकाल मैंने देखा इनडायरेक्ट वे में, और जिला पंचायत मेंबर का भी कार्यकाल देखा इनडायरेक्ट वे में। कारण ये था कि दोनों पे महिला सीट थी, इसलिए और ये एक सच्चाई भी है कि भले ही मतलब जो है महिलाओं को सहयोग तो करना ही पड़ता है गांव घर के पुरुषों को, तो हमने सहयोग करके वो पद चलाए। लेकिन 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप मेरे ऊपर कोई भी लगा दे, प्रूफ कर दे, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दूसरा, उसके बाद मैंने ग्रेजुएट एमएलसी का चुनाव लड़ने का विचार किया और पूरे मंडल में अपना दायरा फैलाया और कोशिश की कि पूरे मंडल में लोग मुझे मतलब जो है अप्रिसिएट करें। तो मैंने ग्रेजुएट एमएलसी का भी चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी से 2017 में बीजेपी की तगड़ी सुनामी चल रही थी, उसमें भी मैंने 6500 वोट लेके अपने आप को साबित करने का काम किया कि नहीं, मैं ज़मीन पे काम कर रहा हूँ और ज़मीन के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो आपने जो क्वेश्चन किया कि मतलब जो है चुनाव के बाद लोग बदल जाते हैं, आप कभी भी जो लोग मुझसे पहले से जानते हो, आप एक बार उनसे बात करके देखना कि मुझ में क्या बदलाव आया। मुझ में तो कोई बदलाव किसी तरह का मुझे लगता है कि नहीं आया, बाकी तो जनता बताएगी कि मुझ में क्या बदलाव है क्या नहीं। अभी मैंने एक मोदी जी का वीडियो देखा जिसमें वे कह रहे हैं कि विपक्ष ने नारी शक्ति बंधन संशोधन बिल पास नहीं होने दिया, महिलाएं विपक्ष को कभी माफ नहीं करेंगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी के मुंह से महिलाओं की बात बिल्कुल शोभा नहीं देती है और वो जिस संस्थान की पौध हैं, उपज हैं, वो संस्थान भी महिला विरोधी ही रहा है। मैं संघ की बात कर रहा हूँ। संघ में कभी भी महिला को कोई सम्मान नहीं मिला, कोई पदाधिकारी महिला का नहीं हो सकता। तो वहां से निकल के आए हैं, तो उनकी मानसिकता निश्चित तौर पर महिला विरोधी है, लेकिन वो देश की महिलाओं को मूर्ख समझ रहे हैं। वो देश की महिलाओं को मूर्ख समझना बंद कर दें। आपने नारी शक्ति विधेयक की बात की थी, तो 2023 में वो ऑलरेडी नारी शक्ति विधेयक पास हो गया था, जिसमें केवल 2 सांसदों ने उसको बाहर निकले थे, बाकी पूरे विपक्ष ने उसको सहयोग करके उसको पास कराया था। जब वो उस समय पास हो गया था, आपकी मानसिकता थी महिलाओं को आरक्षण देने की, तो 543 में से 1/3 सीटें उसी समय 24 में ही देके और आप चुनाव में चले जाते। ये जो विधेयक था, ये बहाना नारी शक्ति के संशोधन का था, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य डीलिमिटेशन था। तो विपक्ष ने डीलिमिटेशन का विधेयक गिराया है, नारी शक्ति बंधन नहीं गिराया है, वो तो 2023 में ही पास हो गया था। दूसरी बात, मोदी जी महिलाओं की बात करते हैं, थोड़ा अजीब लगता है। सबसे पहले तो जितनी बार वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो 3 बार मुख्यमंत्री रहने पे उन्हें 3 बार एमएलए बनना पड़ा। एमएलए बनने पे एक पर्चा भरा जाता है एमएलए बनने का, तो उन्होंने 3 बार मैरिड का कॉलम छोड़ दिया। उसमें उन्होंने शो ही नहीं किया कि हम मैरिड हैं और अनमैरिड हैं। उसके बाद पार्लियामेंट का जब पर्चा उन्होंने 2014 में भरा, तब उसमें कंपलसरी होता है कि आप छोड़ नहीं सकते उस कॉलम को, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। तब उन्होंने मजबूरी में ये कॉलम भरा कि वो मैरिड थे। मैरिड होने के बाद उस
अपनी पत्नी को जो व्यक्ति छोड़ देता है तो वो कैसे नारी का सम्मान कर सकता है? जो व्यक्ति अपनी पत्नी का ही सम्मान नहीं कर पा रहा है वो कैसे नारी का सम्मान कर सकता है? मुझे लग रहा है ये सब दिखावा है। फिर देश में ये अनगिनत घटनाएं हैं, चाहे वो मणिपुर हो, और मणिपुर में तो इतनी शर्मसार घटना हुई है कि उसका तो मुझे बयां करने में भी अंदर से दिल झकझोर देता है। एक तो महिला और ऊपर से पत्नी किसकी? सैनिक की, सेना के जवान की पत्नी को मणिपुर की सड़कों पर नंगा घुमाया गया। और इनकी सरकार, स्टेट में भी इनकी सरकार, मणिपुर में, क्या ये घटना के बाद, इतनी ज्यादा चौकियां लूट लेने के बाद, इतने लोगों को मतलब जो है निराश्रित होने के बाद, कैंपों में रहने के बाद, क्या वो सरकार बर्खास्त नहीं होनी चाहिए थी? क्या उस सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना चाहिए था? नहीं, ये सब छोड़ दो। मोदी जी के मुंह से एक बार भी मणिपुर का मां नहीं निकला, जाना तो बहुत दूर की बात है। फिर चाहे मतलब आपका हाथरस कांड हो गया हो, चाहे अनेकों इतनी महिलाओं के साथ रेप जैसी संगीन घटनाएं होती हैं, लेकिन कहीं भी उनके मुंह से उस घटना की जिक्र नहीं होती है। और विपक्ष भी अगर वहां जाने की कोशिश करता है तो विपक्ष के भी खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं, विपक्ष को भी रोकने का भी प्रयास करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि वो लोग सिर्फ ढोंगी हैं, मक्कार हैं, छलावा वाले लोग हैं। और दुख की बात यह है कि भारत की 50% आबादी को पागल समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं। भारत की 50% महिला शक्ति को अब पागल और मूर्ख समझना बंद कर दो। वो लोग पढ़ लिख चुके हैं, कांग्रेस के बनाए संस्थानों के द्वारा उनको शिक्षा मिल चुकी है, वो लोग जागरूक हो गए हैं, सजग हो गए हैं। आपकी झूठी बातों में आने वाले नहीं हैं। आने वाले चुनाव में आपको सबक सिखाने का काम करेंगे कि कैसे आप उनके झूठ बोल के उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। अब ये चलने वाला मोदी जी नहीं है। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, वहीं देश के गृह मंत्री का कहना है कि महिलाएं रात के 2 बजे चाहे सोना पहन के घूमे चाहे वैसे घूमे, सुरक्षित है महिला। देखिए, गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं, आप भी इस देश में रहते हैं और हम भी इस देश में रहते हैं। जो हाथरस में हुआ ये क्या था? हाथरस क्या हिंदुस्तान में नहीं है? हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, वहां वो भी गृह मंत्री है। ऐसी अनेकों अनेक घटनाएं हैं, एक हाथरस का नाम है, अनेकों अनेक घटनाएं हैं। मणिपुर में जो हुआ वो देश का हिस्सा नहीं है क्या? वहां आप सोना पहन के घूमने की बात कर रहे हो, वो तो निर्वस्त्र होकर घुमाया गया। तो एक कोई भी एग्जाम्पल सेट कर लो, एनसीआरबी का आप डेटा उठा के देख लो कि कितना बड़ा है, कितना महिलाओं के साथ अत्याचार और इवन बलात्कार जैसी घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। तो वो बलात्कार की आप बात कर रहे हैं, बलात्कार तो पहले भी होते थे। दिल्ली का बलात्कार आप देख लीजिए, कितना दर्दनाक और हाँ, निश्चित तौर पे वो एक शर्मनाक घटना थी और उसने पूरे देश को हिलाया। लेकिन उस समय की जो सरकार थी उसने प्रोपोगंडा नहीं किया कोई, उसको न्याय के लिए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई और उसके बेटे को पायलट बनाया। ये बात उस सरकार ने नहीं कही, उसकी निर्भया की मां ने ये बात कही कि मेरे बेटे को पायलट बनाया गया। तो ये होता है काम करना। घटना घटी, निश्चित तौर पे फेलियर है, लेकिन उसके बाद उसको कैसे संभाला जाएगा ये उन लोगों से सीखो, और कैसे उस परिवार को सहारा दिया जाएगा और राजनीति का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, ये बात कांग्रेसियों से सीखनी चाहिए। तो ये सबसे क्लियर बात मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि आप भी एक महिला हैं, आपको भी ये समझना चाहिए कि ये झूठे हैं, फ्रॉड हैं, मक्कार हैं, टोटल भाजपाई झूठे हैं, फ्रॉड हैं, मक्कार हैं। इनका काम 24 घंटे झूठ बोलना है। ये परिसीमन बिल लेके आए थे, जो अभी विशेष सदन इन्होंने बुलाया, वो परिसीमन बिल था। अपने मन मुताबिक परिसीमन करना चाह रहे थे देश में, जिसे विपक्ष ने ठुकराया है।
वो नारी शक्ति बंधन विधेयक नहीं था। नारी शक्ति बंधन विधेयक अगर वो था तो 2023 में जो पास हुआ वो कौन सा बिल था? ये झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेबी हैं केवल। और अफसोस की बात यह है कि ये देश की जनता को अभी भी मूर्ख समझ रहे हैं। ये अफसोस की बात है। और इतने मतलबी हैं कि देश में एक अकाउंट होता है पीएम रिलीफ फंड का, वो अकाउंट, उसमें नेता विरोधी दल भी शामिल रहता है और बहुत सारी उसकी मॉनिटरिंग होती है। कोविड का समय चल रहा था, देश में भयंकर आपातकाल जैसी स्थिति थी, लोग एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर रहे थे, सेपरेशन में चले जा रहे थे लोग। ऐसे समय पे ये नया अकाउंट लेके आया जिसका नाम रखा पीएम केयर फंड। और पीएम केयर फंड को जन सूचना के अधिकार से दूर रखा गया है। कितने करोड़ों रुपए का उसमें घोटाला किया गया है, कुछ नहीं कह सकते। तो ये लोग तो ऐसे आपदा में भी अफसर ढूंढ लेते हैं, आपदा में भी भ्रष्टाचार ढूंढ लेते हैं। तो ये क्या महिलाओं का भला करेंगे, क्या किसानों का भला करेंगे, क्या देश का भला करेंगे? ये मतलबी है, झूठे हैं, फरेबी हैं। नेता दल बदलने में काफी माहिर होते हैं। कांग्रेस के काफी बड़े लीडर भाजपा में शामिल हो गए। मान लिया आप चुनाव जीतते हैं और कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है, तो आप भी अवसरवादी तो नहीं हो जाएंगे? देखिए, मैं कांग्रेस में उस समय गया था जिस समय सारे लोग कांग्रेस को छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। मैं अपने क्षेत्र का उभरता हुआ लीडर था। मेरे द्वारा पंचायत के सभी चुनाव जीते गए थे। और उस समय मैंने कांग्रेस में एंट्री की जब कांग्रेस की देश में बुरी हार हुई थी। 2014 में बुरी हार हुई थी, हर आदमी कांग्रेस को छोड़ के भाग रहा था। ऐसे समय में मैंने कांग्रेस का दामन थामा, मैंने कांग्रेस की नीतियों को समझा, परखा। मुझे लगा कि देश हित की अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस ही पार्टी है। और मैं कांग्रेस में नहीं हूं, मैं कांग्रेसी हूं। वो लोग पार्टी बदलते हैं जो कांग्रेस में हैं या किसी दल में हैं, जो उस दल की विचारधारा को स्वीकार नहीं करते हैं, खाली उसको आडंबर की तरह इस्तेमाल करते हैं, दिखावा करते हैं, वो लोग दल बदलते हैं। और जो लोग वैचारिक रूप से उस दल के होते हैं वो कभी उस दल को नहीं बदलते। तो हमारा तो कोई मतलब नहीं है, हम तो वैचारिक रूप से कांग्रेसी हैं। मुझे तो मतलब मैं कांग्रेस में नहीं हूं, मैं कांग्रेसी हूं। ये दो चीजों को आप समझने की कोशिश करो कि कांग्रेसी होना और कांग्रेस में होना। वो लोग जो भाजपा में चले गए वो कांग्रेस में थे। आपको कभी कांग्रेसी ही कहते नहीं, वो कांग्रेस में थे, कांग्रेसी नहीं थे। क्योंकि कांग्रेस की और भाजपा की विचारधारा बिल्कुल धुर विरोधी है। आप दोनों विचारधाराओं को सही नहीं कह सकते। आप दोनों विचारधाराओं को यह नहीं कह सकते कि आज मैं कांग्रेस में हूं तो मुझे भाजपा की विचारधारा खराब लग रही है, और जब मैं भाजपा में चला जाऊं तो मुझे कांग्रेस की विचारधारा खराब लगने लगे। देखिए, सुमेलित विचारधारा नहीं है, यह अपोजिट विचारधारा है। एकदम नॉर्थ साउथ की विचारधारा, एक इधर एक इधर, दोनों दो अलग अलग ध्रुव हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति कांग्रेस में रहने के बाद भाजपा जाता है वो कभी कांग्रेसी था ही नहीं, वो कभी कांग्रेसी नहीं था। आपकी सक्रियता ये संदेश देती है कि आप यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा जनप्रतिनिधियों को छोड़कर जनता आप पर भरोसा क्यों करे? ऐसी कौन सी 3 ठोस बातें हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं? देखिए मैडम, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, अभी आपने मुझसे एक सवाल पूछा कि आप कांग्रेसी हैं, तो ये दोनों अपोजिट बातें हो गई। मैं कांग्रेसी हूं, ये तो कांग्रेस डिसाइड करेगी कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। अब कांग्रेस अगर डिसाइड कर जाएगी कि मैं चुनाव लड़ूंगा तब मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। अब आप ये कह रही हो कि आप पे भरोसा क्यों किया जाएगा? यहाँ की जनता आप पे भरोसा क्यों करेगी? मैडम, मैंने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पीलीभीत लगभग 2 साल से मैं भ्रमण कर रहा हूं, और 2 साल से भ्रमण करके सैकड़ों से ज्यादा गांवों का मैंने भ्रमण किया है। 85,000 लोगों से संवाद कर चुका हूं मैं। जब मैं इतना सब कुछ वर्क किया उसके बाद मुझे पता चला कि पीलीभीत बाढ़ का एक अड्डा बना हुआ है, और
ग्रामीण परिवेश नहीं, यहां तो जिला मुख्यालय और एक बीसलपुर तहसील लगती है, उसका तहसील मुख्यालय बाढ़ की चपेट में आ जाता है। तो मैंने देखा कि आखिर ऐसा क्यों, इस पे जिस लेवल से तैयारियां होनी चाहिए उस लेवल से तैयारियां नहीं हो रही हैं। तो एक 2025 की रिपोर्ट मेरे हाथ लगी। उन्होंने 44 जिलों को बाढ़ प्रभावित माना इस देश में, सॉरी इस प्रदेश में। उन 44 में पीलीभीत का कहीं नाम ही नहीं है। जब वो पीलीभीत का नाम मुझे नहीं दिखा तो मैंने मजबूरी में यहां के जनप्रतिनिधियों को 23 तारीख को ही चिट्ठी लिखी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी का कोई रिप्लाई नहीं आया। उस चिट्ठी पे क्या कार्रवाई हुई नहीं पता चली। अब आप खुद सोचिए कि यहां के जनप्रतिनिधि कितना संवेदनहीन है। यह बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। दूसरी बात, मेरे द्वारा किसानों की कर्ज माफी के लिए मुझे यह लगता है कि किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। क्यों माफ होना चाहिए? क्योंकि किसान कर्ज लेके फसल बोता है, फसल बीमा का उसे कुछ कभी नहीं मिल पाता है। कर्ज लेके उसने फसल बोई, उसकी फसल में ऐसा रोग लग गया कि पूरी फसल नष्ट हो गई, तो उसका कर्ज कैसे चूकेगा? बाढ़ आई है, उसका पूरा खेत ही पानी में कट गया, बाढ़ में कट गया, तो उसकी फसल कैसे वो कर्ज चुकाएगा? बाढ़ में फसल चौपट हो गई तो कैसे कर्ज चुकाएगा? ऐसी बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसमें किसान की फसल चौपट हो जाती है, तो वो कैसे कर्ज चुकाएगा? इसलिए किसान का एक बार कर्ज माफ होना चाहिए। और आपको ध्यान हो तो कांग्रेस ने ही एक बार 2008 में पूरे देश के संपूर्ण किसानों का कृषि ऋण माफ किया था। अब फिर से समय आ गया कि एक बार दोबारा किसानों का कृषि ऋण माफ होना चाहिए। दूसरा, एक और कानून की मैं बात कर रहा हूं कि एमएसपी की गारंटी का कानून बने। एमएसपी की गारंटी का कानून क्यों बने? जैसे अभी आप बाजार में देख रहे होंगे, मार्केट में देख रहे होंगे, एक ऑडियो वायरल हो रहा था, एक किसान नेता पे कार्रवाई हुई, उसने माननीय जिलाधिकारी महोदय को थ्रेड दिया। मैं थ्रेड के फेवर में नहीं हूं, किसी भी थ्रेड के मैं फेवर में नहीं हूं, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? उसका गेहूं क्यों नहीं तुल पा रहा? अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी का कानून होता तो उसको ये चक्कर ही नहीं लगाने पड़ते, 2580 का रेट मिल जाता, धान लुट गया, 1700, 1600, 1500 में धान बिका। तो ये अगर हम किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों में एमएसपी की कानून की गारंटी की बात कर रहे हैं, कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, अभी 3 साल से एक भगा गांव पड़ता है जिसका पुल टूटा पड़ा है। मैं आपका उसमें अप्रिशिएट करूंगा कि आपने उस पर स्टोरी की, काफी लोगों को आपने उसमें जगाया। मैंने भी उस पुल को देखा। अब पुल को देखने के बाद मैंने ऐसा नहीं कि पुल को देखा और आके जिलाधिकारी को ज्ञापन दे दिया, नहीं, पुल को देखा, उसके बाद कम से कम 37-38 गांव में जो गांव सीधे प्रभावित हैं उनमें जाके बैठकें की, लोगों से बात की, तो लोगों को लगा कि नहीं, काम नहीं हो रहा है। हम लोगों ने आके 30 तारीख को जिलाधिकारी महोदय को, सैकड़ों की तादाद में लोग थे, और 30 तारीख को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, और 2 तारीख को पुल शासन के द्वारा स्वीकृत करना पड़ा। तो आप अगर जनता के मुद्दों पे लगोगे तो ऐसा नहीं है कि जनता के मुद्दे मतलब जो है नहीं होंगे, जनता के मुद्दे सफल होंगे। और मैं फिर आपको बता देना चाह रहा हूं कि किसान को, आप ये सोच लो कि इन्होंने पीलीभीत को बाढ़ प्रभावित जिलों में इनकी रिपोर्ट ने नहीं रखा है तो ये 2026 में नहीं रख पाएंगे। इन्हें 2026 में इसको इसमें शामिल करना पड़ेगा। भले यहाँ के जनप्रतिनिधि मौन रहे हैं, भले यहाँ के जनप्रतिनिधि मतलब ना रखें, लेकिन मैं लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा और उसको बाढ़ प्रभावित जिले में शामिल करा के ही दम लूंगा, चाहे इसके लिए कितना बड़ा आंदोलन करना पड़े और चाहे अमर अनशन तक जाना पड़े। पीलीभीत में आपकी पार्टी संगठन के जिला अध्यक्ष या और कोई पदाधिकारी आपके साथ क्यों नहीं दिखाई देते हैं? कहीं संगठन और आपके बीच कोई मतभेद तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी अगर कोई पार्टी का कार्यक्रम होता है तो हम पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और हमारे बीच में किसी तरह का कोई ऐसा मतभेद नहीं है। लेकिन ये जो मैं मुद्दे उठा रहा हूं, ये मुद्दे दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उठा रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दलगत राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहिए। सारे दल के लोगों को इस तरह के मुद्दों को उठाना चाहिए। इसलिए मैं ये कोशिश करता हूं कि इस तरह के मुद्दे उठाऊं तो पार्टी का इस्तेमाल ना करूं, जिससे कि दूसरे दल के लोगों को ये ना लगे कि ये सिर्फ अपनी पार्टी को चमकाने का काम कर रहे हैं। हम पार्टी को, चूंकि हम कांग्रेसी हैं, तो निश्चित तौर पर
हम जहां खड़े होंगे वहां कांग्रेस तो खड़ी ही है, लेकिन दूसरे लोगों को ये ना लगे कि ये हाइप लेना चाहते हैं, दल को हाइप दिलाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जनता हाइप में आए, जनता अपने मुद्दों पे बात करे, जनता अपने मुद्दों को उठाए, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उठाए। अब मेरा आखिरी और चलते चलते यही सवाल रहेगा कि सबसे पसंदीदा नेता कौन? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी, क्यों? आप चैलेंज कर रहा हूं आपको कि आप राहुल गांधी के 10 साल पुराने बयान उठाइए, 5 साल पुराने बयान उठाइए, आपको एक भी बयान से बदलते हुए राहुल गांधी जी नहीं दिखेंगे। उस परिवार में वो पैदा हुए हैं जिस परिवार में 3-3 प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन इतना सिंपल आदमी आपको नहीं दिखाई देगा। आप कभी भी उनके टूर विजिट पे ध्यान रखिए, अक्सर बैग अपने कंधे पे अपने आप लेके चलते हैं। इतना विजनरी लीडर, इतना सिंपल लीडर, कोशिश करते हैं मजदूरों के पास बैठ जाना, किसानों के पास बैठ जाना, कुलियों के पास बैठ जाना, मतलब एक तरह से मिक्सअप होने का काम कर रहे हैं जनता के साथ। और फोटो की पॉलिटिक्स नहीं, ये नहीं कि भाजपा की तरह कूड़ा डाल दिया फिर झाड़ू लगवा रहे हैं, इस तरह से नहीं। रियल कैसे लोगों के साथ कंधार में घुस जाना, खेत के धान के गड़े हुए खेत के कंधार में घुस जाते हैं, वो तो मतलब पूरी तरह से मिक्सअप होने का काम कर रहे हैं, लोगों को ये एहसास दिलाने का काम कर रहे हैं कि हम आपके नेता और आपके लिए हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर कुमुद गंगवार जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।